तो AI का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि इंटेलिजेंटली मशीन जो है वो डिसीजन दे सके और लेने के बाद जो उसका बेस्ट आउटकम है वो हमें मिल सके। जैसे कि हमने इसमें देखा सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई, गेम्स हो गए या AI एप्लीकेशन हो गए जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में होता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन का मतलब क्या है? उस दिन हम बात कर रहे थे कि ब्लॉकचेन बेसिकली क्रिप्टो करेंसी में यूज़ किया जाता है। ब्लॉकचेन का मतलब होता है ओरिजिनली ब्लॉकचेन इट्स अ ग्रोइंग लिस्ट ऑफ द रिकॉर्ड कॉल्ड ब्लॉक्स। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, रिकॉर्ड को ब्लॉक बोला जाता है एंड दे आर लिंक्ड यूजिंग द क्रिप्टोग्राफी। और वो जो ब्लॉक्स हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं? क्रिप्टोग्राफी के थ्रू से कनेक्ट होते हैं। Each block contains a cryptographic hash of the previous block, a timestamp and a transaction data। यानी कि जितना भी आपने क्रिप्टो करेंसी में जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है, जितनी बार आपने ट्रांजेक्शन किया है, किस टाइम पे किया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक टाइम की जो भी ट्रांजेक्शन है उसको पूरा ब्लॉक बोला जाता है। और ये ब्लॉक आपस में कनेक्टेड होते हैं और कनेक्टेड होते हैं जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। By design, a blockchain is resistant to modify its state। मतलब ब्लॉकचेन को क्या है कि वो अपना डेटा मॉडिफाई नहीं कर सकता। जो एक बार रिकॉर्ड हो गया वो रिकॉर्ड हो गया, उसमें चेंजेस या अल्ट्रेशन नहीं हो सकती है। दिस इज बिकॉज वंस द रिकॉर्डेड द डेटा इज गिवन द ब्लॉक कैन नॉट बी अल्टर्ड रेट्रोएक्टिवली विदाउट द अल्ट्रेशन ऑफ द सब्सिक्वेंट ब्लॉक। तो इसके अंदर ब्लॉक्स के अंदर चेंजेस नहीं होते, इसलिए इसके अंदर जितना भी जो ट्रांजैक्शन होती है वो प्रॉपर तरीके से क्या होती है? रिकॉर्डेड होती है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, ब्लॉकचेन आर टिपिकली मैनेज टू पीयर नेटवर्क कोलैबोरेशन एंड प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनोड कम्युनिकेशन एंड वैलिडेटिंग द न्यू ब्लॉक। तो इसके अंदर जितने भी न्यू ब्लॉक्स बनते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो रिकॉर्ड हमेशा हमें सही मिलता है, अनअल्टर्ड मिलता है कि कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता। फ्रॉड होने के कोई इसमें चांसेस नहीं होते हैं। ब्लॉकचेन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ ओपन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर that can record transaction between the two parties efficiently in verifiable and the payment free permanently। तो इसके अंदर मतलब दो पार्टी के बीच में जो आपस में ट्रांजैक्शन हो रही है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उस ट्रांजैक्शन को बहुत अच्छे से एफिशिएंटली रिकॉर्ड किया जा सकता है, रिकॉर्ड होता है और इसमें किसी तरह के कोई चेंजेस के जो है वो चांसेस नहीं होते। इसको इन्वेंट किसने किया था? ब्लॉकचेन वाज इन्वेंटेड बाय द पर्सन, मतलब नेम है सतोशी नाकामोटो in 2008 and served in the public transaction ledger of the cryptocurrency Bitcoin। बेसिकली ब्लॉकचेन बिटकॉइन के लिए यूज़ किया गया था ताकि उसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही है, जो डिजिटल करेंसी है वो जो है प्रॉपर तरीके से उसके अंदर स्टोर रहे। फर्स्ट डिजिटल करेंसी टू सॉल्व द डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम विदाउट द नीड ऑफ द ट्रस्टेड ऑथराइजेशन और द सेंटर सर्वर। अब इसके अंदर क्या होता है कि डबल स्पेंडिंग यानी कि एक ही पैसा दो बार जा रहा है, इस टाइप की जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम मतलब जिस डिपार्टमेंट को जाना चाहिए, जिस जगह पे जाना चाहिए, अमाउंट डायरेक्टली वहीं पे ही जाना चाहिए, वहीं पर ही जाए। इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो क्रिप्टो करेंसी थी वो आई और फिर उसके लिए ब्लॉकचेन आया। द बिटकॉइन डिज़ाइन टू इंस्पायर द अदर एप्लीकेशन and blockchain that are readable by the public and widely used the cryptocurrency। और इसको बहुत अच्छे से पब्लिक भी इसको देख सकती है और उसके ट्रांजैक्शन को फॉलो अप कर सकती है। कंप्यूटर वर्ल्ड कॉल द मार्केट सच एज द ब्लॉकचेन यूज अ प्रॉपर सिक्योरिटी मॉडल द स्नेक ऑयल। अब कंप्यूटर वर्ल्ड में बात करें तो ब्लॉकचेन को स्नेक ऑयल बोला जाता है क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से सिक्योर है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो हम बात करने वाले हैं वो है 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। 3D प्रिंटिंग इसके अंदर क्या होता है? 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट बनते हैं, इसके अंदर CAD मॉडल बनते हैं या 3D मॉडल बनते हैं, डिजिटल 3D मॉडल। और ये हमें बहुत अच्छे से 3D printing can refer to the variety of the process in which
the material is deposited, joined and solidified under the computer control to create the three-dimensional object. The material being added together typically layer by layer. अगर हम 3D मॉडल की बात करें या CAD की बात करें तो इसके अंदर प्रॉपर जैसे रियल वर्ल्ड में किसी एक ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है लेयर बाय लेयर, उसी तरह से 3D में भी लेयर बाय लेयर उस ऑब्जेक्ट को तैयार किया जाता है, उसको आपस में जोड़ा जाता है, उसको सॉलिडिफाइड किया जाता है और उसको फिर शो किया जाता है। यानी कि जैसे रियल वर्ल्ड में अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है 3D प्रिंटिंग में भी वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम उसी तरह से नज़र आएगा। इसमें 3 डायमेंशन हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, इसका इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि 3D कोई भी अगर हमें प्रोटोटाइप दिखाना है तो वो हम इजीली दिखा सकते हैं। किसी मटेरियल को बनाने से पहले ही हम उसका एक प्रोटोटाइप कंप्यूटराइज बना के हम दिखा सकते हैं और वो फंक्शन कैसे करेगा, किस टाइप से वो दिखेगा। अगर उसमें कोई चेंजेस होते हैं तो सबसे पहले हम वो चेंजेस कर सकें, उसकी फंक्शनैलिटी में कुछ चेंज करना है तो वो चेंज किया जा सके ताकि उसके कॉस्ट लगने के बाद उसमें चेंजेस ना हो, उसकी चेंज पहले ही हो जाए उसमें, ताकि जब वो प्रोडक्ट हमारा परफेक्ट बन जाए तो परफेक्ट बनने के बाद ही हम उसको मतलब जब हमारा मॉडल परफेक्ट बन जाता है तो उसके बाद ही हम उसके अंदर एक्चुअल कॉस्ट मटेरियल लगा के हम उस प्रोडक्ट को तैयार करें। तो 3D प्रिंटिंग में इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि पहले ही अगर कोई चेंजेस करने हो या कुछ अगर चीज़ ठीक नहीं लग रही है उसमें कुछ बदलाव करना हो तो वो पहले ही किया जा सके। As 2019 the precision repeatedly the material change, the 3D printing has increased the point of 3D printing access the industry production technology. Additive manufacture can be used the synonyms with the 3D printing. The key advantage of the 3D printing यानी कि 3D printing का बेसिकली एडवांटेज क्या है, ability to produce the complex shape and geometrical that would be otherwise impossible to construct by hand. यानी कि जब तक हम उसको अपने हाथों से नहीं बना सकते तब तक हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते या देख नहीं सकते कि वो किस तरह से काम करेगा, उसका वेट क्या होगा या उसके पार्ट्स क्या होंगे। बट 3D प्रिंटिंग में हम उसको बहुत ईजीली बना के हम उसको देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। Hollow part or the part within the internal structure to reduce the weight used to deposit model FDS most common 3D printing process in use 2020। तो ये आगे बहुत यूज़ होने वाला है। जैसे कि अगर हम साइंटिफिक की बात करें, कोई मिसाइल लॉन्च करनी है या उसको बनाना है तो सबसे पहले उसके 3D मॉडल बनाया जाता है, 3D मॉडल के अंदर उसको एनालाइज किया जाता है, अगर उसमें कोई चेंजेस होती हैं तो उसी टाइम पे भी चेंज किए जाते हैं और बाद में फिर उसको एक्चुअल प्रोसेस किया जाता है। क्योंकि ये ऐसे कॉस्टली प्रोडक्ट होते हैं कि अगर एक बार कुछ गलत हो गया तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट लॉस हो सकता है। नेक्स्ट हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। अब यहाँ पे आप AI पे रोबोट की बात कर सकते हैं। ये AI का यूज़ किया जाता है, AI का यूज़ करके रोबोट्स बनाए जाते हैं। Robotic process automation in the form of the business process automated technology based on the metabolic software robot or an artificial intelligence digital worker. This sometimes referred to as a software robot. जो रोबोट्स होते हैं उनको बेसिकली सॉफ्टवेयर रोबोट्स रोबोटिक बोला जाता है और ये ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी या AI का यूज़ करके बनाए जाते हैं। In tradition, the workflow automation tool, a software developer produces a list of action, automation a task and interface to the backend system using the internal application interface. पहले जो काम किया जाता था, पहले काम होता था API का यूज़ करके।
API का यूज़ करते थे, स्क्रिप्टिव लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। इनका यूज़ करके कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जो ऑटोमेटिक काम करेगा। इन कंट्रास्ट RPA इसके अलावा जो हमारा रोबोटिक है उसने क्या करा, उसने डेवलप कर दिया एक्शन वॉचिंग का यूज़र परफॉर्म द टास्क। यानी कि अब इसमें तो हमें API का यूज़ करना पड़ता था किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, या वो होगा कैसे उसको परफॉर्म करने के लिए। बट RPA क्या करता है, मतलब रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्या करता है, ये ह्यूमन को वॉच करता है। यानी कि ह्यूमन अपना काम कैसे करेगा, और इसमें GUI का यूज़ किया जाता है प्रॉपर तरीके से, और उससे डायरेक्टली काम कराया जाता है जैसे कि ह्यूमन माइंड करता है या ह्यूमन बॉडी काम करता है। RPA tool has a strong technical similarities to the graphic user interface tool. These tools are automatic interaction with the GUI and often do so by the repeating a set demonstrating action performed by a user. यानी कि यहाँ पे हमारा क्या होता है कि RPA को GUI का यूज़ किया जाता है, GUI टूल को मिलाया जाता है, और मिलाने के बाद बिल्कुल जैसे यूज़र परफॉर्म करता है उसी तरह से इसको परफॉर्म करना बताया जाता है। इसके अंदर इसी तरह की कोडिंग की जाती है। RPA tools differ from such the system they allow the data to handle between the multiple application. अब इसमें क्या है कि जैसे मल्टीपल एप्लीकेशन को हैंडल करना इसमें बताया जाता है। इसमें अलग अलग इंस्टांस होती हैं। इंस्टांस का मतलब होता है बेसिकली एक एक इंस्टांस एक एक काम को संभालता है। इसमें मेल रिसीव करना हो, इनवॉइस चेक करनी हो, डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, टिपिकल इंटर बुक कीपिंग सिस्टम, इस तरह से जो काम होते हैं ये डिफरेंट इंस्टांस अलग अलग काम को परफॉर्म करते हैं। इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये होता है कि स्पीड इंक्रीज हो जाती है, कॉस्ट कम हो जाती है, एक्यूरेट हो जाता है काम, कंसिस्टेंसी रहती है काम के बीच में, और इम्प्रूवमेंट द क्वालिटी बढ़ती है, स्केलेबल ऑफ प्रोडक्शन की स्केलेबिलिटी एक जैसी हो जाती है, एंड ऑटोमेशन कैन बी प्रोवाइड द एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। और अगर ऑटोमेटिक काम हो रहा है तो यानी कि सिक्योरिटी आपकी ज़्यादा है, और जो सेंसिटिव टास्क होते हैं वो बहुत ईजीली परफॉर्म हो जाते हैं, फाइनेंशियल सर्विस में बहुत ईजीली हेल्प मिल जाती है। एज अ फॉर्म ऑफ ऑटोमेशन द कंसेप्ट हैज बीन फाउंड एज अ लॉन्ग ऑफ द स्ट्रीम स्क्रैपिंग trace back early firmware, and the RPA is much more extensible. API integrated into the other enterprise application, connection into the ITSM system, terminal service, and even some type of AI service and search recognition. अब इसमें क्या है कि बहुत सारी हमारी टेक्नोलॉजी आई है। पहले तो API का यूज़ होता था, पर जब से हमारी रोबोटिक्स यूज़ हुई है इसमें GUI का यूज़ किया गया है, और इसके अंदर मशीन लर्निंग यूज़ की गई है, तो हमारी मशीन्स और ज़्यादा बेनिफिशियल हो गई है, और कॉस्ट भी कम हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है कि इंटरनेट से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। इंटरनेट पे जो थ्रेड्स है या इंटरनेट पे जो इतनी सारी एप्लीकेशन चल रही हैं और इतने सारे जो ऐप हम यूज़ कर रहे हैं उससे हमें सिक्योरिटी कैसे मिलेगी, या ऐसे कौन कौन से थ्रेड्स हैं जिनसे हमें बच के रहना चाहिए, इन सारे टर्म्स को, इन सभी को हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। साइबर सिक्योरिटी बेसिकली प्रोटेक्शन सिस्टम होता है नेटवर्क के एंड प्रोग्राम फॉर द डिजिटल अटैक, और डिजिटल अटैक से बचने का एक प्रोग्राम है। अटैकिंग एम्ड ऑफ एक्सेसिंग, चेंजिंग, डिस्ट्रॉइंग द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। साइबर सिक्योरिटी के लिए, साइबर सिक्योरिटी में बस हमें अपने डेटा को बचाना होता है, ठीक है, चाहे कोई दूसरा यूज़र हमारे डेटा को एक्सेस ना कर सके, उसको चेंज ना कर पाए, ठीक है। तो सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जितने भी डिवाइसेस पे आप कनेक्टेड हैं उसमें हैकर्स, अटैकर्स ना आए और आपके इम्पॉर्टेंट डेटा को अटैक नहीं करें। बेसिकली अगर हम बात करें तो 3 फोल्ड में हम साइबर सिक्योरिटी या साइबर थ्रेट को हम बता सकते हैं। पहला होता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम का मतलब होता है सिंगल एक्टर और द ग्रुप टारगेटिंग द फाइनेंशियल गेन एंड कॉज डिस्ट्रक्शन। सिंपली किसी एक पर्सन ने या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन ने आपके
सिस्टम को हैक करके या आपके ही सर्विसेज को हैक करके फाइनेंशियली अगर आपको लॉस पहुंचाने की कोशिश की है या लॉस पहुंचाया है तो उसको हम साइबर क्राइम बोलते हैं। सिंपल पैसों का लॉस हो रहा है इंटरनेट पे तो ये साइबर क्राइम है। साइबर अटैक का मतलब क्या होता है? इन्वॉल्व द पॉलिटिकली मोटिवेटेड इंफॉर्मेशन गैदरिंग। साइबर अटैक का मतलब होता है कि आपका जो इंफॉर्मेशन है उसको कोई हैक करने के लिए अटैक कर रहा है, कोई इंफॉर्मेशन आपसे लेने के लिए अटैक कर रहा है, उसको हम साइबर अटैक करते हैं। नेक्स्ट आता है साइबर टेररिज्म। टेररिज्म का मतलब होता है इंटेंडेड टू अंडरमाइन द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड कॉज पैनिक और फियर। इसके अंदर से साइबर का यूज़ करके यानी कि इंटरनेट का यूज़ करके डर पैदा किया जाता है, उसको हम साइबर टेररिज्म कहते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट होना है, इधर ऐसे या फिर ट्रैपिंग हो गई या फिर और इस टाइप की प्रॉब्लम हो गई, इन सब चीज़ को जो फियर पैदा करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम साइबर टेररिज्म। हाउ टू द मैलिशियस एक्टर गेन कंट्रोल ऑन द कंप्यूटर, मतलब किस तरह से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मतलब साइबर वर्ल्ड में हमारे पास ऐड हो जाती है या हमारे सिस्टम पे आ जाती है या वो अटैक करती है, ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, मतलब क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आते हैं मलवेयर। मलवेयर का मतलब होता है सिर्फ मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ऐसे सॉफ्टवेयर है जो मैलिशियस है, खराब है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइबर थ्रेट मलवेयर is software that cybercrime or hackers has created to distribute, to disturb or demand eligibility to users' computer, often spread via unsolicited email attachment or eligibility. Looking download malware may be used by the cyber criminal to make money on the political motivated cyber attack. तो साइबर अटैक करने के लिए क्या चाहिए? बस हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो हमारे सिस्टम के अंदर या किसी की भी सिस्टम के अंदर चला जाए, किसी के भी थ्रू से, चाहे वो ईमेल के थ्रू से अटैच होकर चला जाए, किसी लिंक के थ्रू से अटैच होकर चला जाए। तो इस तरह के जो कोड होता है या इस तरह का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको मलवेयर बोला जाता है, ठीक है। तो मलवेयर के अंदर आपके सिस्टम या फिर आपके फ़ोन के अंदर कोई भी एक मेल अगर आपने ओपन कर ली, ये कहाँ से अटैच होकर आते हैं? मेल के थ्रू से अटैच होकर आ सकते हैं, डाउनलोड के साथ आ सकते हैं, किसी लिंक पे आपने क्लिक करा उस पर आ सकते हैं, तो इसके थ्रू से अटैच होकर आते हैं। और यहाँ पर अलग अलग टाइप के मलवेयर होते हैं। मलवेयर कौन कौन से होते हैं? पहला होता है वायरस, ट्रोजन, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, अवेयर एंड बॉटनेट। वायरस क्या होता है? इसके बारे में किसी को कुछ पता है? कोई कुछ कहना चाहता है? वायरस को करप्ट कर देता है, बिल्कुल। अच्छा, ये वायरस मतलब या ये मलवेयर है क्या? मतलब कोई वैसे तो अभी अभी मैंने डिस्कस कर ही दिया, मैंने बता दिया। बेसिकली ये होते हैं कोड, ये भी हमारा कोड ही होता है, ये भी हमारा सॉफ्टवेयर ही होता है। जैसे हम MS वर्ड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या नोटपैड हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये कोडिंग से बने हुए होते हैं। तो वायरस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जो हमारे वायरस होते हैं वो बेसिकली प्रोग्राम होते हैं, या मलवेयर जो होते हैं वो प्रोग्राम ही होते हैं जो किसी स्पेसिफिक डिस्ट्रक्टिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। तो वायरस जैसे आपने बताया कि सेल्फ रेप्लिकेटेड प्रोग्राम है, ठीक है। ये अपने आप को ही बढ़ाते रहते हैं ये प्रोग्राम। तो ये या तो इसलिए यूज़ किया जाता है कि सिस्टम में फाइल को डिलीट कर दे, ठीक है, या फिर सिस्टम में फाइलों को बढ़ा दे, अपनी ही फाइल का डुप्लीकेट फाइल बनाता रहे बढ़ा दे, स्प्रेड हो जाते हैं सिस्टम में। और जो सिस्टम के अंदर जो हमारी ओरिजिनल फाइल्स रखी हुई होती हैं
उनको ही इन्फेक्ट कर देते हैं, उनको ये खराब कर देते हैं, इसको वायरस बोला जाता है। ट्रोजन, ट्रोजन क्या होता है? ट्रोजन्स क्या होता है? ट्रोजन बेसिकली अ टाइप ऑफ malware that is distinguished as the legitimate software. Cyber criminal trick user into uploaded trojan onto their computer and they can cause damage and collect data. ट्रोजन बेसिकली आपके सिस्टम के डेटा को हैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। हैक मतलब आपके सिस्टम के डेटा को चुराने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ट्रोजन बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ये ऐसा पीस ऑफ कोड होता है जो आपके सिस्टम के अंदर अगर आ गया तो आपके सिस्टम में से जो डेटा है उसको कहीं और भी भेज सकता है या उस डेटा को डिलीट भी कर सकता है, डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट आता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर बेसिकली a program that secretly record what a user does, so the cyber criminal can make use of the information. जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के लिए स्पाईवेयर होते हैं। ये ऐसे कोड होते हैं जो आप अपने सिस्टम पे क्या कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन पहुँचाते हैं। आपने क्या पासवर्ड टाइप करा, आपने क्या यूजर नेम आपने लिखा है, आप कौन से लिंक पे क्लिक कर रहे हो, ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम क्या होता है? स्पाईवेयर। नेक्स्ट आता है रैंडमवेयर। रैंडमवेयर होता है malware, sorry, ransomware, malware which lock down a user file and data with the threat of the erasing it unless a random is created. यानी कि धमकी भरा वायरस है, ठीक है। धमकी भरा एक ऐसा कोड होता है जो रैंसम कलेक्ट करने के लिए ये सिस्टम में दिया जाता है। आपने अपनी फाइल, हाँ, इसे पैसे मांगते हैं, आपकी फ़ाइल ओपन नहीं होगी, ठीक है, आपकी फ़ाइल लॉक हो जाएगी, आपकी इम्पॉर्टेंट डेटा जो है आप खुद ही एक्सेस नहीं कर पाएंगे और इसमें टेंशन मांगेंगे यानी कि पैसे मांगेंगे, तब तक आप मतलब उसको मतलब वो लॉक कर देते हैं आपकी फाइलों को, आपकी फाइलों को कंट्रोल ही कहीं और किसी के पास हो जाता है। नेक्स्ट आता है एडवेयर। ये ऑब्वियसली बात है, ऐड के साथ कनेक्टेड होते हैं। हम इंटरनेट पे बहुत सारे हमें ऐड दिखते हैं, उस ऐड पे अगर हम क्लिक कर दें तो तब ये एडवेयर हमारे सिस्टम पे स्प्रेड हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं बॉटनेट। बॉटनेट का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ द malware infected computer by the cyber criminal used to perform the task online without a user permission। ये है कि यूज़र की परमिशन के बिना ही ये काम अपने आप ऑनलाइन हो जाता है, इसको बॉटनेट बोला जाता है। तो बॉटनेट के अंदर आपके जैसे किसी फाइल को ओपन करना है, उसकी परमिशन के बिना वो ओपन हो रही है, या किसी साइट पे आप जा रहे हो, या मेल भेजी जा रही है, या किसी इस जगह पे जिस तरह के जो ऑनलाइन टास्क है वो ऑनलाइन टास्क बिना आपकी परमिशन के अपने आप हो रहे हैं, उनको बॉटनेट बोला जाता है। अब इस ये चीज़ जो हमारे होती है सब कोडिंग के थ्रू से होती है। कोडिंग यानी कि प्रोग्राम बनाए जाते हैं, तो प्रोग्राम को स्पेसिफिक एक्शन दिया जाता है, यानी कि प्रोग्राम स्पेसिफिक एक्शन ही परफॉर्म करता है। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे जो है वायरसेस हैं, या डिफरेंट टाइप के बेसिकली वायरस नहीं बोलेंगे इसको, डिफरेंट टाइप के malware होती है। वायरस इज वन ऑफ द malware। SQL injection। SQL injection is a type of the cyber attack and take control of the steal data from the data। अब देखो SQL क्या होता है? SQL बेसिकली इसको कहा जाता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये डेटाबेस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। डेटाबेस को जब एक्सेस करते हैं तो SQL लैंग्वेज के थ्रू से किया जाता है। तो SQL इंजेक्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा कोड जो आपके SQL के कोड के साथ आपका डेटाबेस के अंदर कनेक्ट हो जाएगा और डेटाबेस में जाके वो डैमेजेस क्रिएट करेगा। और ये SQL स्टेटमेंट के साथ ही अटैच होके चली जाती है। नेक्स्ट एक और टेक्निक होती है जिसको हम कहते हैं फिशिंग, यानी कि फिशिंग टेक्निक के थ्रू से भी हमारे सिस्टम में वायरस आ सकता है।
फिशिंग इज व्हेन द साइबर क्रिमिनल टारगेट द विक्टिम विद द ईमेल, यानी कि जब आपको ईमेल के थ्रू से आपको विक्टिम बनाया जा रहा है, आपके पास कोई ऐसी मेल भेजी जा रही है जो मेल बहुत टेम्पटिंग होती है, आप उसको फटाफट ओपन कर लेते हैं, उसके लिंक्स पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से यानी कि ईमेल के थ्रू से जब आपके सिस्टम को हैक किया जाता है तो उस प्रोसेस को फिशिंग बोलते हैं। आपको एक फॉल्स मेल आएगी, टेम्पटिंग सी मेल आती है जिसको आप ओपन कर लेते हैं या उस पर किसी लिंक पर क्लिक कर देते हैं, तो बस वो आपके सिस्टम को उसी टाइम पर हैक कर लेते हैं। मैन इन मिडल अटैक, मैन इन मिडल अटैक का मतलब होता है इज अ टाइप ऑफ द साइबर थ्रेट वेयर अ साइबर क्रिमिनल इंटरसेप्ट द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू स्टील डेटा। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बीच में तीसरे ने किसी ने अटैक कर दिया ताकि वो आप लोगों की बातें, दो लोगों की जो बातें हैं वो सुन सकें, उनके बीच में क्या ट्रांजेक्शन चल रही है उनको हैक कर सके, तो उसको मैन इन द मिडल अटैक कहते हैं। नेक्स्ट एक अटैक होता है जिसको हम डिनायल ऑफ सर्विस कहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एक नेट मतलब कोई एक वेबसाइट आप चला रहे हैं, डेली वो सही चलती है, बट फिर किसी दिन वो चलनी बंद हो जाती है, यानी कि वो सर्विसेज नहीं दिखाता है उसकी। तो ऐसे अटैक को हम क्या कहते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक किया जाता है। इसमें बस जो सर्विसेज हैं वो रोक दी जाती हैं, ठीक है, उसको हम डिनायल ऑफ सर्विस कहते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारा लेटेस्ट साइबर थ्रेट क्या है, देयर आर द latest cyber threat for the individual or organization need to guard against, जैसे साइबर थ्रेट था यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेड। तो ये हमारा साइबर थ्रेट किसी एक इंडिविजुअल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए खिलाफ भी काम कर सकता है। इसके अंदर जो है वो आया है डिरेक्ट मैलवेयर और रोमांस स्कैम। ये हमारे लेटेस्ट हमारे साइबर अटैक्स हैं। ड्रीडेक्स के अंदर क्या है कि 2019 दिसंबर में यूएस डिपार्टमेंट और जस्टिस चार्ज अ लेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन cyber criminal group for their part in the global direct malware attack. This malicious campaign affect the people, public, government, infrastructure and business worldwide. DDoS is a financial poison with a range of capability. Affecting the victim since 2014, it infects the computer through the phishing email and existing malware capable of stealing the password, banking detail and personal data which can be used in fraudulent transaction. It has caused massive financial loss amounting to hundreds of millions. तो जो DDoS malware था, इसने क्या करा, इसने मतलब ट्रोजन था, मेल के थ्रू से आया, फिशिंग मेल भेजी गई, उसके साथ अटैच होकर आया और इसने फाइनेंशियल बहुत सारे मतलब हंड्रेड्स ऑफ मिलियन का इसने फाइनेंशियल लॉस कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारा साइबर अटैक है वो है रोमांस स्कैम। रोमांस स्कैम के क्या था कि फैक्ट 2020 में FBI अर्न द US सिटीजन टू अपेयर द कॉन्फिडेंट फ्रॉड एंड द साइबर क्रिमिनल कमिट यूजिंग द डेटिंग साइट। अब देखो फैब में तो वैसे ही नॉर्मली सबका वैलेंटाइन चलता है, तो ये डेटिंग साइट के थ्रू से, चैट रूम के थ्रू से, ऐप के थ्रू से क्या करा, लोगों की इंफॉर्मेशन निकाली गई और उन पर अटैक किए गए। नए पार्टनर मतलब जो है नए पार्टनर का बहाना देके या इस तरह की जो इंफॉर्मेशन, इस तरह की जो साइट्स है, साइट्स के थ्रू से लोगों का पर्सनल डेटा चोरी किया गया, इस तरह की जो इंफॉर्मेशन थी, इस तरह का जो अटैक था उसको रोमांस स्कैम किया। नेक्स्ट है एमोटेट मलवेयर। Late 2019, Australian Cyber Security Centre warned the national organization about the widespread global cyber threat from the Emotet malware. Emotet क्या है? इसका मतलब है sophisticated trojan।
and can steal data and also load other malware. Important types are unsophisticated password, a reminder of the importance of creating the secure password and last during the cyber threat. तो इसके अंदर क्या था कि जो भी पासवर्ड था, पासवर्ड को यूज़ किया गया, इसने पासवर्ड को हैक करा और पासवर्ड हैक करके जो इनकी इंफॉर्मेशन थी उस इंफॉर्मेशन को गेट किया गया 2019 में हुआ। इसी तरह से अब हम, ये तो हमारे साइबर थ्रेट थी जो अब तक हमें पढ़े कि ये सारे साइबर क्राइम हुए हैं, ठीक है। अब हम साइबर सिक्योरिटी, अब हमें सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब हम अपने आप को इन थ्रेट्स से हम वैसे नहीं बचा सकते, लेकिन हाँ हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। तो सिक्योर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिनका अगर हम यूज़ करें तो हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। सिक्योर करने के लिए सबसे पहले है सिक्योरिटी अगेंस्ट द malware, और ये malware से सिक्योरिटी हमें एंटीवायरस के थ्रू से मिलेगी। पहला हमारा तरीका है कि हम अपने सिस्टम में एक अपडेटेड एंटीवायरस रखें, या जो प्रॉपर लीगल एंटीवायरस है, जो लाइसेंस्ड एंटीवायरस होता है, उस एंटीवायरस को रखा जाए। इसमें क्या होता है कि जिसमें भी हमारा जो लेटेस्ट एंटीवायरस होता है, जो अपडेटेड एंटीवायरस होता है, तो अपडेटेड जो malware होता है उसको भी ट्रैक कर लेता है, यानी कि उसको भी पकड़ लेता है। अगर एंटीवायरस जितना पुराना है, अपडेटेड नहीं है, पुराना है, तो पुराने वाले ही थ्रेट को पकड़ेगा, नए वाले थ्रेट्स को वो नहीं पकड़ सकता। इस वजह से वो इतने सिक्योर नहीं होते हैं। नेक्स्ट आप अपनी मोबाइल की सिक्योरिटी कर सकते हैं। मोबाइल की सिक्योरिटी कैसे करेंगे? मोबाइल के अंदर भी आपके बहुत सारे मोबाइल आपके एंटीवायरस आते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और किसी तरह का जो पासवर्ड है या जो अपना मोबाइल है उसको एक सिक्योर करके रखें, ठीक है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड करके रखें, कोई उसको यूज़ ना कर पाए। एप्लीकेशन को लॉक करने की सिक्योरिटी होती है कि एप्लीकेशन को लॉक कर सके, कि सभी कोई हर कोई उसको यूज़ ना कर सके। तो इस तरीके से हम अलग अलग मतलब तरीके अपनाकर हम अपने मोबाइल की सिक्योरिटी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेब ब्राउज़र सिक्योरिटी एंड द क्लाउड। आपकी जो ब्राउज़र है उसको सिक्योर करके रखें। उसको कैसे सिक्योर करेंगे? ब्राउज़र सिक्योरिटी द एप्लीकेशन प्रोटेक्शन, इंटरनेट कनेक्टेड, इंटरनेट डेटा फ्रॉम द प्राइवेसी ब्रीच और डोमेन। यानी कि हम अपने जो ब्राउज़र है उसको कैसे सिक्योर करके रखेंगे? उसको सिक्योर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एंटी वायरस ब्राउज़र टूल है, जैसे पॉपअप जो होते हैं उनको ब्लॉक करके रखें। सिंपली अलर्ट एंड द ब्लॉक स्पैमिंग, जो स्पैम मैसेजेस होते हैं उनको ब्लॉक करके रखें। ऑशोपिशियस लिंक एंड द एडवर्टीजमेंट, और जो बहुत सारे ऐसे सस्पिशियस लिंक्स होते हैं, ऐसे एडवर्टीजमेंट होते हैं, उन एडवर्टीजमेंट पे हम कभी क्लिक ना करें, ठीक है। लिंक्स पे हमें कभी क्लिक नहीं करना चाहिए। मोर एडवांस टैक्टिक इंक्लूड द two-factor authentication using the security focus plugins and using the encrypted person, और या फिर हम यूज़ करें टू स्टेप जो सिक्योरिटी मेजरमेंट होती है या ब्राउज़र होता है, हमें उसको यूज़ करना चाहिए। थर्ड हमारी सिक्योरिटी होती है वाईफाई सिक्योरिटी है। वाईफाई बेसिकली हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है वाईफाई में। वाईफाई हमेशा हमें जो है फ्री वाईफाई कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। कभी भी फ्री वाईफाई यूज़ मत करो, पब्लिक वाईफाई यूज़ मत करो। इसमें साइबर अटैक या साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस पर कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो पब्लिक वाईफाई पे, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको फिर भी हम पब्लिक वाईफाई पे यूज़ ना करें। हाउ टू मेक योर कंप्यूटर मोर सिक्योर। अब ये तो हमने कुछ मेथड्स देखे कि हम अपने सिस्टम को कैसे ठीक रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से हैं मेथड जिससे हम अपने सिस्टम को जो है सिक्योर रख सकते हैं? पहला, डू यू नीड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट ऑल टाइम।
अगर आपको इंटरनेट की हर वक्त ज़रूरत नहीं है तो आप हमेशा इंटरनेट को हर वक्त ऑन ना रखें। जितना आपका सिस्टम या आपका फ़ोन इंटरनेट से कम कनेक्टेड होगा उतना ही आपका फ़ोन या सिस्टम जो है वो सिक्योर रहेगा। सेकेंड, मेक श्योर योर राउटर हैज़ अ डिसेंट फायरवॉल, और आप सही फायरवॉल यूज़ करें आपके सिस्टम में। ठीक है, राउटर भी अगर यूज़ किया है तो राउटर से सही फायरवॉल जो है हमेशा ऑन करा के रखें। नेक्स्ट जो है 3, मेक श्योर योर कंप्यूटर और डिवाइस हैज़ अ डिसेंट फायरवॉल, और हमेशा हमारे सिस्टम के लिए है डिसेंट वाला फायरवॉल हमेशा होना चाहिए, वो हमेशा ऑन होना चाहिए। इंस्टॉल द डिसेंट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, और कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी हमें रखना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है कीप योर कंप्यूटर अप टू डेट, अपने सिस्टम को हमेशा अप टू डेट रखें। ठीक है, उसको जब भी अपडेट अगर मांगता है तो अपडेट हमेशा रखें। डोंट विजिट द पॉर्न साइट्स और एनी अदर डॉजी और अफेक्टेड साइट, और इस तरह की साइट्स जो है उसको हमें कभी विजिट नहीं करना चाहिए जिसके अंदर जो सिक्योर ना हो, जिसमें जो है अफेक्टेड साइट्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, जब हम मूवी डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी इस तरह की साइट्स होती हैं जो अफेक्टेड साइट्स होती हैं, तो उनको कभी भी यूज़ ना करें। कीप योर पासवर्ड सेफ एंड हार्ड टू गेस, और अपना पासवर्ड जितना हो सके उतना मुश्किल से मुश्किल रखिए। 3D पासवर्ड रखिए, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स, इन सब का यूज़ ज़्यादा करें। किसी पैटर्न में अपना पासवर्ड ना रखें ताकि कोई गेस कर सके उसको। तो पासवर्ड हमेशा अगड़म शगड़म रखनी चाहिए, बेसिकली तो उनको है जिसमें हर एक चीज़ का यूज़ हो। आपका स्मॉल केस का यूज़ हो, और कैपिटल लेटर का यूज़ हो, नंबर्स का यूज़ होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ होना चाहिए। तो जितने स्पेशल कैरेक्टर ज़्यादा होंगे उतना ही उसको गेस करना मुश्किल होगा। नेक्स्ट है यूज़ अ डिसेंट वेब ब्राउज़र, और बहुत सही और अच्छा वेब ब्राउज़र यूज़ करें जिसका हमने नाम सुना है अच्छे से। अभी फिलहाल आप लोग जो है क्रोम को यूज़ कर सकते हैं, और इसको यूज़ करना ज़्यादा मतलब सही है। डोंट ट्रस्ट द पब्लिक वाईफाई, और पब्लिक वाईफाई भी कभी ट्रस्ट ना करें। पब्लिक वाईफाई हमें कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। नेवर लीव योर कंप्यूटर अनअटेंडेड, हम सिस्टम पे काम करते हैं, करते करते सिस्टम को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, थोड़ा 5 मिनट के लिए कहीं जाना है तो हम ऐसे छोड़ते हैं। तो अपने सिस्टम को ज़्यादातर हो सके पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें, और जब भी आप चाहें तो उसको लॉग ऑफ करके जाएँ। लॉग ऑफ करने से क्या होता है, सिस्टम जब भी हम लॉग ऑफ करते हैं तो वो हमेशा पासवर्ड से ही स्टार्ट होता है, जो हमारा यूज़र है उसी से स्टार्ट होता है। इसी तरह से आपके स्मार्टफोन को सिक्योर करने के लिए कौन कौन से टिप्स हैं कि आप अपना स्मार्टफोन कैसे सिक्योर कर सकते हैं। यूज़र पैटर्न स्क्रीन लॉक, हमेशा अपनी स्क्रीन को सिक्योर, यानी कि जब भी हम फ़ोन पे जाए जो लॉक स्क्रीन वाली होती है, लॉक स्क्रीन पर हमेशा पासवर्ड रहना चाहिए। यूज़र सिम कार्ड लॉक, सिम कार्ड लॉक करने का भी एक ऑप्शन होता है, तो वो भी हमेशा यूज़ करो ताकि कोई आपके सिम को यूज़ ना कर पाए, उसमें से कोई कॉल ना कर पाए, किसी को यूज़ ना सके। ठीक है। प्रोटेक्टिव सेंसिटिव डेटा, आपके अगर फ़ोन में कोई सेंसिटिव डेटा है तो उसको हमेशा फ़ोन में ना रखें, उसकी अलग अलग कॉपी बना लें, कॉपी बना के रखो। तो इस तरह से हम अपने जो सेंसिटिव डेटा है उसको प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। पासवर्ड लगाना, पासवर्ड लगा सकते हो, या फिर आप अपने डेटा को किसी तरह के बैकअप में ले सकते हैं, किसी पेन ड्राइव में रख सकते हो, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हो। देन वायरलेस प्रोटेक्शन, वायरलेस प्रोटेक्शन मतलब हमेशा अपने जो फ़ोन का वाईफाई है उसको ऑफ करके रखें। वायरलेस कनेक्शन एंड नॉट यूज, जब भी हमारा यूज़ नहीं हो तो आप अपने फ़ोन का जो कनेक्शन है उसको हमेशा बंद करके रखो, क्योंकि वाईफाई के थ्रू से बिना आपकी जानकारी के भी कोई आपसे कनेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद आता है प्रोटेक्ट ब्लूटूथ यूज़। Bluetooth is turned off when not in use. Set the Bluetooth configuration not disabled. अब ब्लूटूथ भी हमारा एक ऐसा हमारे पास मीडिया है जिसके थ्रू से हमारा ट्रांसफर हो सकता है डेटा, तो अपने ब्लूटूथ को हमेशा ऑफ करके रखें और नॉन डिस्कवरेबल बना के रखें ताकि कोई आपके ब्लूटूथ को डिस्कवर नहीं कर पाए।
नेक्स्ट है एप्लीकेशन डाउनलोड सिक्योरिटी। जब हम किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आप बहुत अच्छे से पहले उसको चेक करें कि कौन सा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन आपकी सुरक्षित है या नहीं है, तभी आप उसको डाउनलोड करें, अदरवाइज तो उसको ना करें। नेक्स्ट है इंटरनेट ब्राउजिंग। ब्राउजिंग में भी यही होता है कि जब हम सिंपल नेट पे ब्राउजिंग जब हम कर रहे हैं तो अचानक हमें कोई पॉपअप मैसेज दिख गया या अचानक ही कोई लिंक सामने आ गया कि आप इस पर क्लिक करो, आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इस तरह के जो टेम्पटिंग जो तरीके हैं उनसे हमें बच के रहना चाहिए। टर्न ऑफ जियो टैगिंग। जियो टैगिंग का मतलब होता है आपका जो आप GPS की जो टैगिंग करते हैं, जो आप लोकेशन टैग करते हो, वो लोकेशन भी टैग नहीं करें, ठीक है, क्योंकि लोकेशन टैग करने से आपकी लोकेशन तो पता चली गई है, आप वहीं नहीं तो उसके आसपास कहीं होंगे। तो जियो टैगिंग कभी नहीं करनी चाहिए अपने फ़ोन में, जब भी आप कोई फोटो अपलोड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंस्टॉल एंटीवायरस। एंटीवायरस हमेशा इंस्टॉल करके रखें। और वाइप डाइट, सॉरी रिमोट वाइप। रिमोट वाइप में होता है कि वर्ड्स हैपन व्हेन योर फोन इज लॉस्ट और स्टोलन, यू मे वांट टू प्रोटेक्ट योर डेटा बाय वाइपिंग डेटा क्विकली एंड डिलीट। और अपने फ़ोन में कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर हमेशा इंस्टॉल करके रखें कि अगर आपको फ़ोन मिल नहीं रहा है या आप कहीं से आपका फ़ोन चोरी हो गया है, तो आपके पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिसके थ्रू से आप अपने फ़ोन का पूरा डेटा एकदम से उड़ा दें, ठीक है, एकदम से ख़त्म कर दें अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है इन केस से, ताकि और कोई भी उस डेटा को एक्सेस ना कर सके। और आपके फ़ोन का डेटा हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, यानी कि पूरा वाइप आउट कम्प्लीटली क्लीन अप कर दो आप उसको, ठीक, क्लीन अप कर दो। तो ये हमारे पास कुछ मेथड है जिस मेथड के थ्रू हम अपने फ़ोन को या अपने सिस्टम को जो है सिक्योर रख सकते हैं। सबको क्लियर हो गया? इसमें किसी को कोई डाउट? ये तो आई थिंक आपको सबको पता ही होगा ये वाला कि ऐसे हमारे पास सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है वाइप आउट करने के लिए भी। तो हमने साइबर सिक्योरिटी भी देखी, साइबर क्राइम भी हमने काफ़ी सारे डिस्कस करे हैं, सिक्योरिटी हमारा एक्चुअली है। आप इन सभी सिक्योरिटी को जो है बिल्कुल अपना के चले ताकि आपका सिस्टम या आपका फ़ोन जो है वो सिक्योर हो।